ऐसा कह रहे मैं तैयारी नहीं हूँ, पूरी तैयारी है मेरी, तो पूरी तैयारी मेरी है मैं सर। अपने आप को लेकिन हाँ, मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे यदि आपकी तैयारी में मैंने कमी निकाली, लेकिन आपने बोला ना कि आपके पास खसरों की कॉपियां लाइन से नहीं लगी, तो आप रेफर कैसे करेंगे? ये लेकर आओ। मैडम प्लेंटिफ ने डिक्लेरेशन परमानेंट पार्टीशन या परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल किया और सूट डिसमिस हो गया। दो रीजन से डिसमिस हुआ कि एक अनेक्शर उन्होंने बोथ द कोर्ट्स उन्होंने कहा कि जो प्लेंटिफ थे उनके फादर की लैंड थी, उन्होंने अपने जीवन काल में वो लैंड पार्टीशन में मिली थी, जितने उनके हिस्से में मिली थी वो बेच दी है और अपने एक सहमति पत्र अपने भाई को दे दिया था कि ये पार्टीशन में जो भी। मैडम व्हाट इज द केस ऑफ द प्लेंटिफ, पहले वो बताइए। प्लेंटिफ ने सूट प्रॉपर्टी लॉर्डशिप विलेज भंडारपुर का। भैया व्हाट इज द केस ऑफ द प्लेंटिफ, भंडारपुर हो या आधार ताल जबलपुर हो, क्या फर्क पड़ता है? डिक्लेरेशन ऑफ 1/2 शेयर का पार्टीशन, पोजेशन और परमानेंट। तो आप बोल दिया पहले ही। जी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सूट? जी हाँ। सूट प्रॉपर्टी जो थी वो एक तेजा थे मूल पुरुष, उनके नाम से थी जी। उनका फैमिली लॉर्डशिप मैंने सिनॉप्सिस भी इसमें पहले दावे को देख लिया और उसमें तंतु और समूह 2 बेटे थे तेजा के। जो तंतु है उसकी वाइफ थी हेमाबाई और पुत्री उषाबाई और पुत्र शेर सिंह था। ये तीनों ने सूट फाइल किया तेजा की संपत्ति का 1/2 हिस्से का। जी। और सोमू उनके भाई है जो प्रतिवादी, उनके बच्चे जो हैं वो प्रतिवादी कर्ण। वही मैं कह रहा हूँ, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सूट, क्या कहते हैं ये कि वादी लोग क्या कहते हैं? वादी लोगों का कहना है कि तेजा की प्रॉपर्टी का इसलिए आधा आधा है, आधा 1/2 हिस्सा और आज तक कोई पार्टीशन नहीं हुआ। डिफेंडेंट का क्या कहना है? डिफेंडेंट का कहना है कि जो भी हिस्सा तंतु के हिस्से में आया था उसने बेच चुका है। कितनी ये प्रॉपर्टी जो है तेजा की, वो क्या प्रॉपर्टी थी? तेजा की प्रॉपर्टी है 3 गांव की प्रॉपर्टी है। एक है भंडारपुर का खसरा नंबर 101, रकवा 2.37 हेक्टर। ये गांव का होगा भंडारपुर का। और पिंडरई का है खसरा नंबर 18, 1.61 हेक्टर। ये पिंडरई है। पिंडरई है। और लखाड़ा खसरा नंबर 417, 1.39 हेक्टर। जी। ये था। अब उसने जो टंटू है उसने कौन सी बेच दी थी? उन्होंने कहा ना डिपेंडेंट ने कि टंटू अपने हिस्से में जो मिला था वो बेच चुका है। हाउ मच प्रॉपर्टी टंटू है सोल्ड? जी हाँ, इसके लिए उन्होंने 3-4 सेल डीड पेश की थी डिफेंडेंट ने। एग्जीक्यूटेड बाय टंटू। टंटू और सोमू दोनों ने बेची है। टंटू और शंभू दोनों ने बेची है। D1 है, D1 है 29,397 का। हाँ, इसमें ये लखनवाड़ा की है। नहीं अभी आप पहले बताइए D1 D2 कितनी है? D1 D5 और D6 और D7 और D8 ये ये पांचों सेल डीड जो है इन दोनों ने ज्वाइंटली बेची हैं। जॉइंट 1-2 जॉइंटली बेची है, एक बताइए ना। तो मैं उसका लिस्ट बता दे रही हूँ। D1 जो है लखनवाड़ा की है। जॉइंट वाली बात बताइए, लखनवाड़ा कोई सा भी बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है?
D7 जॉइंट बेची है। D7 जॉइंट है। जी हाँ, टंटू और सोमू। टंटू और सोमू शंभू। हाँ जी, 1,570 की सेल लीड। 1,570 है। जी टंटू और शंभू है ना। हाँ जी हाँ। ये जॉइंट है। ये टंटू ने और शंभू ने कितनी बेची, कौन सी जमीन बेची? ये लखनवाड़ा के खसरा नंबर 417 के। कितनी बेची? बेच रखवा पूरी सर है बेची? एरिया 1 हेक्टर भूमि। मतलब आउट ऑफ 1.39 1 हेक्टेयर 1 बेची। हेक्टर। लखनवाड़ा 1 हेक्टेयर बेच दी इसने, ज्वाइंट सेल्स की टंटू और शंभू ने 1,570 को। जी हाँ। एंड दीस D1 D5 D6 D8 ये किस किसने बेची? ये टंटू ने D1 बेची है और D5 बेची है, D6 बेची है, पर ये कोई भी सूट प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये नंबर नहीं है इसमें। ये तो नंबर और नहीं। प्रॉपर्टी कहाँ से थी, कौन की प्रॉपर्टी थी बताया? तो ये ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? जो प्लेंट के में हमने मांगा है उसी का हम बता सकते हैं, प्लेंट का। नहीं तो कोर्ट ने कंसीडर किया होगा ना। जी हाँ। टोटल प्रॉपर्टी परिवार में कितनी थी और क्या बंटवारे में आई, कोर्ट ने कहाँ लिखा है? कोर्ट ने पैरा नंबर इसमें ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा नंबर 24 में लिखा है। और जो प्रॉपर्टी का सेल डीडों का डिस्क्रिप्शन है पैरा 20 में, ट्रायल कोर्ट के। मैं पढ़ दूं सर? आप हमें पूरा रीनंबरिंग पर्चा वगैरह के बारे में बता सकती हैं कि 101 नंबर के हाँ 101 नंबर से कौन कौन सी जमीनें बनी? हाँ, वो मैं बता सकती हूँ। व्हाट इज द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यू हैव फ्रेम्ड? मैंने बोला है कि अनेक्षर P9 जो है, सहमति पत्र को क्या बंटवारानामा मानकर संपत्ति का पार्टीशन हो गया है, ये न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है वो सही है कि नहीं, इस बारे में मैं अपना सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बता। Whether the consent letter exhibit D9 can be considered as a document for partition? क्यों नहीं हो सकता? जब आप बेच रहे हो धनादन अपने नाम से प्रॉपर्टियां बेच रहे हो, आपने अभी आपने बोल दिया कि ये जो टंटू ने जमीनें बेची हैं इसका इस जमीन से कोई संबंध नहीं कोई है। संबंध नहीं अब है आप सर। पढ़ लीजिए पैराग्राफ 20, पूरा संबंध है। कोर्ट ने साफ संबंध स्थापित किया है पैरा हाँ, 20 में। उन्होंने उन्होंने किया है, लेकिन वो सूट प्रॉपर्टियां थी ही नहीं। हमारी प्लेंट में जो सूट प्रॉपर्टी होगी सूट प्रॉपर्टी उसका पार्टीशन हुआ कि नहीं, सूट ये। प्रॉपर्टी है 101, 18 और 417 जी हाँ। जो आपने बताई, 3 जी प्रॉपर्टी हाँ। बताई है ना। जी हाँ। इसमें कोर्ट ने लिखा है वादी उषाबाई के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज P1 P लगायत P6 जो मौजा भंडारपुर की भूमि से संबंधित है उनका अवलोकन करने से प्रकट है कि P1 की कस्तबंदी गतौनी वर्ष 54-55 की, जिसमें खसरा नंबर 47/2 48 49 51 232 की भूमि सम्मू टंटू नाबालिग बली भाई सम्मू मुसलमान दंती के नाम दर्ज है तथा किसबंदी गतौनी 84-85 से प्रकट है कि खसरा नंबर 47/2 48 49/1 टू 51/1 232/2 233 की भूमि समूह व टंटू के नाम से दर्ज है एवं P3 से प्रकट है कि खसरा बस 88-89 में खसरा नंबर 47/2 88 49 टू की भूमि समूह और टंटू के नाम से दर्ज है एवं रीनंबरिंग पर्चा से प्रकट है कि खसरा क्रमांक 47/2 48 49/1 टू से खसरा क्रमांक 101 बना। आप बोल रही हैं कि इसका संबंध नहीं है, संबंध तो है। 47/2 48 49 1 टू से खसरा का 101 बना एवं P5 से प्रकट है कि 49/2 47/2 48 49 1 टू 50 टू से खसरा नंबर 102 खसरा नंबर 151 52 लखनवाड़ा से खसरा नंबर 104 232 से खसरा नंबर 151 खसरा नंबर से 113 निर्मित हुआ
एवं पीछे खसरा वर्ष इससे प्रकट है खसरा नंबर 105, 101, 105, 151 की भूमि समूह के नाम से दर्ज है। इतना सारा हिसाब लिखा है। हाँ, हिसाब लिखा, देखिए ना, आप पैरा नंबर 19 में आइए। जो विक्रय पत्र दिया है D1 का, 416/2 बेचा। मैं नहीं पता, पहले आप परिवार की जमीनें कितनी हैं, पूरा ऐसा इसके अंदर इतनी जमीनें लिखी हुई हैं, इसका कोई हिसाब बताया है? तो आपने तो कोर्ट में मुकदमा डाल दिया, हिसाब कोई और थोड़ी लगाएगा। सर, इसके ओल्ड खसरे और वो मैंने पूरा जो कोर्ट ने फाइंडिंग दिया उसी पे ये लिस्ट मैंने बनाया है कोर्ट की सेल्डी फाइंडिंग से के नहीं, अनुसार। कोर्ट की फाइंडिंग अकेले से काम नहीं चलेगा, आपको तो सारे खसरे वसरे देखने के बाद ही बताना पड़ेगा, मैं इससे काम नहीं चलेगा। कोर्ट का सर, कंसिडरेशन है। जो सेल्डी के बारे में कोर्ट लिख रही है कि इसके बेसिस पर पार्टीशन हो चुका है, वो सूट प्रॉपर्टी नहीं है। यदि तो प्लेन में जो सूट प्रॉपर्टी है उसी को मान के चलेंगे ना सर। जो हमने क्लेम की है प्लेंट आप देखेंगे इसमें। प्लेंट का लास्ट प्रेयर जो है, तो भाई जब प्रीवियस पार्टीशन का उल्लेख सेल डीड में ही है, तो प्रीवियस पार्टीशन क्यों डिसबिलीव किया जाए? देयर इज ए सेल डीड एग्जिबिट D7 which recites that भूमि आपसी बंटवारा में टंटू के हिस्से में आई है। While executing the sale deed, you yourself is mentioning that this property has come in my share in the partition affected in the family, तो क्यों नहीं माना जाए कि बंटवारा हुआ? और ये सेल डीड 1970 की है, बंटवारा नहीं हुआ। वादी ने जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है उसका पैरा 29 देखेंगे, वादीगण द्वारा उसमें ये लिखा है। वादीगण द्वारा प्रदत्त P9 में लेख है कि टंटू द्वारा अपने हिस्से की समस्त भूमि विक्रय कर दी है। अब P9 क्या है जरा देख लेते हैं। अब आप कह रहे हो जी, मैं तो कागज नहीं देखूंगी, तो कैसे काम चलेगा? P9 क्या है? सहमति पत्र है सर। फिर सहमति पत्र आप देखेंगे सर, उसमें वो क्यों अपीलेट कोर्ट क्यों की लीगली फाइंडिंग आई है कि उस डेट को सोमू की डेथ हो गई और सहमति पत्र में दस्तखत है सर। डेथ हो चुकी थी, जबकि ये अपीलेट कोर्ट की फाइंडिंग है। कब मरे ये सम्मू और टंटू, जिसकी वजह से टंटा पैदा हो गया ये? सर, डेट्स पर्टिकुलर नहीं है, 73 अब हम क्या 74 बात में। कर रही हैं, इनके मरने के बाद मुकदमा शुरू हो रहा है अब, और आपको कुछ वैसी मुकदमा तो सम्मू और टंटू का तो मरना पड़ेगा, तभी तो आपका कोई लाभ मिलेगा। सम्मू और टंटू कब मरे? भाई सम्मू आप 2000 में डेथ हुई है। सम्मू की 2000 वर्ष 2000 में डेथ हुई है। और जो टंटू है वो 73 74 में डेथ हुई है। टंटू यानी कि आपका जी है, क्लाइंट का? हमारे साइट तो की वो ट्री बड़ा तो का। उसके बाद कौन कौन से खसरे लगाए आपने, कौन कौन से खसरों में उसका नाम आया, ये और हम आपकी नींद कब खुली, दावा कब लगाया? तो आप ये जो है 25-50 साल बाद ये सब थोड़ी राइट मिलते हैं कि आप कभी भी कुछ भी खड़े हो गए कहने लगे, कुछ भी खड़े हो गए कहने लगे, तो आपको फिर सब बातों का उत्तर देना पड़ेगा। हमने जो खसरे लगाए हैं सर, आप वो तो कुछ भी लगा। 54 से 1954 से 84 85 तक जिन खसरों के बारे में प्लेंट में पार्टीशन मांगा गया है, उसमें 85 तक जॉइंट नाम था टंटू और सोमू। हमने वो खसरे लगाए हुए हैं। 54 55 से कंटिन्यू सर। ट्रायल कोर्ट के पैरा 18 में ये फाइंडिंग है सर।
उषा बाई के पिताजी कौन हुए? उषा बाई के पिताजी हुए टंटू। उषा बाई ने तो बोला मेरे पिताजी 2003 में मरे। आप तो बोल रहे हैं कि सन 70-75 में मर गए। हाँ? सर तेजा मरा है, आपने 72। टंटू बोला था। तेजा। उसका पैरा नंबर सर, जो उषा का गवाही का पैरा नंबर 29 देखेंगे सर, क्रॉस एग्जामिनेशन का। उसने लिखा है कि बची हुई संपत्ति का बंटवारे के लिए मैंने ये केस लगाया। तो ये जी ये बची हुई संपत्ति शासकीय अभिलेख में ज्वाइंट दर्ज है। जॉइंट दर्ज है। कौन सी है वो? तो ये इसकी है। बताइए कौन से खसरे में कौन सी जमीन ज्वाइंट दर्ज है? तो मैं- कौन से साल में ज्वाइंट दर्ज है? 89 तक जॉइंट दर्ज है। 55 से। नहीं तो जब जैसे टंटू मरा 2003 में तो टंटू 2003 तक दर्ज होगी ना ज्वाइंट तो। जी हाँ। पैरा नंबर 17 ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दी है। ट्रायल कोर्ट पे इतना वर्ष भरोसा आप कर रही हैं ट्रायल कोर्ट का, तो आपके खिलाफ ही मैं तो खसरे की बात कर रहा हूं ना मैं। हैव यू सीन द रिकॉर्ड? एग्जिबिट हैव पी यू से। सीन द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट बिलो? हाँ बिल्कुल पूरा बताइए रिकॉर्ड। P1 क्या है बताइए। बताइए P1 में कौन से पैरा कॉलम में क्या लिखा है? कौन से खसरे को रिलाई कर रही हैं आप? प्लेंट के अनुसार सर। P1 बताइए, ऐसे आपने खसरा, आपके पास रिकॉर्ड है खसरा वगैरह है? जी हाँ। आप P1 खोलिए ना, आप बार बार क्या इधर उधर ले जाती हैं। निकालिए P1। P1 P2 P3 P4 सब है आप पे या नहीं है? जी है। उससे बहस करिए बताइए। सर ये एग्जिबिट आप खसरे जो दोनों के नाम से जॉइंट रह रहे हैं। रेफर कर रही है तो बताइए ना, P1 है क्या रेफर कर रही हैं आप? 84 85 से जो खसरे। Counsel for the appellant is not ready for arguments just after 20 weeks. सर 20 वीक्स नहीं करिए सर, पूरा इसमें 8 weeks का। आप ये बहुत गलत करती हैं आप हमेशा। आपको सेकंड अपील में जो है 2 कोर्टों के हारने के बाद बहस करनी नहीं आती। सर उसमें मैंने नंबर डाल के रखे हैं सर, सर एक आप एक बताइए, में। आप जो है 1.5 है घंटे ना। में तो आप P1 P2 निकाल रही है, जबकि आपके खिलाफ 2 कोर्ट की फाइंडिंग है। तो आपको एक, इतना ऐसे नहीं, इतनी कम लेबर नहीं होती। आप सेकंड अपील मत लिया करिए, फिर बेल बेल लिया करिए। मैं बेल कैसे लूं सर, मैं तो तो फिर आप पूरा मेरे को बता सिविल दिए। करती तो हूँ, मैं मैडम बेल कैसे ले मैडम लूंगी फिर मेरे सर। को बताइए ना, मैं हर चीज देखने को तैयार हूँ मैडम। मैं बता रही हूँ सर, पेपर की। मैडम आपके पास पेपर देखो, खुले हुए तो पेपर है आपके पास, कैसे बताएंगे अभी नहीं, आप? खुले सर हुए। आपको मैडम थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट करना शुरू करिए बहस करने के पहले। आपने इतना इंस्पेक्ट नहीं किया अभी फाइल। अब इस फाइल इंस्पेक्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को लाइन से बोले अपनी फाइल पूरी करिए, तब आप बहस कर पाएंगे। आपके पास है P1 P2 लाइन से लगे हैं? मेरे को बता दीजिए, लाइए फिर। लाइन से नहीं लगे हैं तो पर मैडम लगे लाइन से हैं लगा सर। दीजिए। लाइन से मेरी नहीं बातों लगे, को ये आप बुरा बात मानिए। आपकी है। हाँ देखिए मेरा कहना है, मेरी बात को ठीक है। बुरा मानिए। मैं नहीं कहता बुरा मत मानो, मैं तो कह रहा हूँ बुरा मानिए मेरी बात का। मतलब फाइल तो जमा लीजिए। यू हैव लॉस्ट फ्रॉम बोथ दी कोर्ट्स, उसकी जमीन जायदाद चली जाएगी आपकी तैयारी की वजह से। ठीक है ना सर। मदद ही नहीं कर रही। आपकी फाइल ही यदि अरेंज नहीं है, इफ योर सेकंड अपील फाइल इज नॉट अरेंज, हाउ कैन यू आर्गू? यू कैन वेस्ट टाइम ऑफ द कोर्ट बट यू कैन नॉट आर्गू। ऐसा आपकी नहीं। फाइल यदि जमीन है तो कभी आप बहस नहीं कर सकते।
चलिए, फाइल जमाने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है। आपको नहीं लंच अपना बेकार करना पड़ेगा, आपको 4:30 के बाद भी कोर्ट में बैठना पड़ेगा इंस्पेक्शन सेक्शन में। सर, बहुत मेहनत करना पड़ती है सर, मैडम। 6 बजे जाते थे हम कोर्ट से। सर आप बोल रहे हैं सर, पर आपने बोला करके पूरे सिनॉप्सिस लाइन से पूरे जमा के पूरे खसरे, पुराने खसरे, नए खसरे, मैडम, D1 आपके में पास पुराने कॉपी कहाँ है? खसरे, आपके पास नए कॉपी कहाँ है? सेल डीड्स की कॉपी है ना नहीं, सर, आपके पूरे पास सारे फ्लैग्स सारे लगाए सर, एग्जिबिट्स की पूरे कॉपी है, सारे पूरे सारे पूरे एग्जिबिट की सारे है, अभी आगे पीछे लगे हैं, अभी लेकिन आपने बोला पूरा ना, है अभी सर। आपने बोला ना खसरों की कॉपी आपकी लाइन से नहीं लगी। लाइन से नहीं लगी है मगर लगी लगा है लीजिए, सर। मैं मना थोड़ी कर ये रहा हूँ। पूरी फाइल रेडी है सर। मैडम, यदि लाइन से नहीं लगी होगी तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा ना मैडम। सर, पूरा सिनॉप्सिस के साथ बना मैडम, यू हुआ आर है राइट। सर। देखिए अभी एक एक चीज बनी हुई है सर। नहीं, यू प्लीज। ये आप अगर आप यहाँ से आप ऐसा कह रहे हैं, मैं तैयारी नहीं हूँ, यू पूरी तैयारी है मेरी, तो मेरी पूरी तैयारी मेरी ये है सर। मैं अपने आप को सॉरी, लेकिन हाँ मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे यदि आपकी तैयारी में मैंने कमी निकाली। लेकिन आपने बोला ना कि आपके पास खसरों की कॉपियां लाइन से नहीं लगी, तो आप रेफर कैसे करेंगे? कोई दो अदालतों की जो फाइंडिंग को मैं या तो आंख बंद करके एक क्वेश्चन बना दूं, आगे बढ़ा दूं 10-20 साल के लिए। अच्छा लगता है सर, वकील को भी, हर वकील बड़ा खुश होता है कि बड़े बड़ी लिबरल है कोर्ट, हाल एडमिट हो जाती है अपील। वहां खड़े होते हैं जज, 1 सेकंड में कोई भी नहीं क्वेश्चन सर, बना देता मैं है। और नहीं बोलती हूँ कि फिर बाहर लिबरल है जाके और फिर बाहर हो जाके जाती बोलता है। है अरे वो तो ऐसी है। लिबरल रिस्पोंडेंट होके बोलता है नहीं ऐसी है है। सर, पूरे सर रोज सिनॉप्सिस हो के गए, बरसों साथ हो है गए सुनते सुनते मैडम, बरसों हो पूरे। गए मैडम, बरसों सर, हो गए सुनते सुनते। सर ट्रायल कोर्ट के वक्त। अपीलेंट बोलता है बढ़िया काम चल रहा था, अंदर खूब अपील एडमिट हो रही, रिस्पॉन्ड कहता है बड़ा चक्कर है। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा बता दो, कोई ढंग का एक आध क्वेश्चन बना दें, कुछ हो नहीं तो खारिज कर दें। सर सिर्फ P9 ही एक सफिशिएंट है कि क्या सहमति पर पार्टीशन मान लिया, कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी, क्या वो सही है क्या अरेंज सर? करिए पहले फाइल अरेंज। सर इसको नेक्स्ट वीक लगा दें सर, तो हम नेक्स्ट कॉल पे इतना आधे से ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो ही चुका है सर। मान रहा हूँ ना, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, हुआ मैं क्या करूँगा। सर मैं आई एम थैंकफुल इसमें नेक्स्ट वीक आप कर दें सर, तो मैं पूरा आपको डेटा सहित Call बता देंगे सर। सर इसमें नेक्स्ट वीक कर दीजिए आप, थोड़ा 8 वीक्स कर देंगे तो फिर आधे में फिर से स्टार्ट होगी बहस और इतना ही टाइम लगेगा। कोई बात नहीं मैडम, अभी अभी पूरी कोई बहस नहीं, हो अब तो चुकी है ठीक है। सर। ठीक है मैडम, नेक्स्ट। बस अपील फाइल वाली